बुलबुल को बगिया से ले उड़ा है बाज, यह जानकर सूरज पाखी पर गिर पड़ी है गाज। उपन्यास के इस भाग में सुनिए, क्या मेढकों से नाग हारेगा आज। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हेलो, यस, बोल रही हूँ। कौन कौन बोल रहा है? पुलिस? भाई मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं तो राइटर हूँ। क्या? डिजिटल अरेस्ट और जुर्माना? किस चीज का? शट अप यू फ्रॉड। लिसन, आई एम नॉट अ फूल, मैं मूर्ख नहीं हूं। क्या जमाना आ गया है, आजकल लोग ऐसे भी पैसे कमाने लगे हैं। लेकिन आप रहिए ऐसी फ्रॉड कॉल्स से सावधान और इनकी बेसलेस धमकियों पर मत दीजिएगा ध्यान। वैसे ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी हमारी निशा के साथ भी हुई है। वो जानना चाहते हैं तो पिछला भाग सुनकर आइए, और जो जानते हैं वो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं सुनाने वाली हूँ आपको अध्याय 162 हाथों हाथ। निशा जैसे ही पीली टैक्सी का बैकडोर खोलकर बैठी, ड्राइवर बनी रवि ने फुर्ती दिखाई और कार का डोर लॉक कर दिया। वह सामने की सीट पर जा बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। पुलिस का जवान तब तक सूरज को कॉल कर चुका था। मैंने कोई टैक्सी नहीं भेजी, रोको उसे। सूरज हड़बड़ाते हुए उधर से चिल्लाया, स्टॉप स्टॉप। कहते हुए गार्ड पीली टैक्सी के पीछे भागा और उसने कार के टायर पर निशाना लगाया, लेकिन टैक्सी धूल उड़ाते हुए निशा को लेकर आंखों से ओझल हो चुकी थी। रघु तब तक भागते हुए सबको बुला लाया। फायर की ध्वनि और शोर शराबे ने सभी को इकट्ठा कर दिया। सूरज प्रभात को लेकर आनन फानन में हॉस्पिटल से वापस आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर सिंघाल तक खबर पहुंची तो उन्होंने शहर के बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी। वो लोग बचकर नहीं निकल सकते मिस्टर सूरज, लेकिन मैंने इतनी मूर्ख लड़की और कहीं नहीं देखी जो खुद ही दुश्मनों के खेमे में चल कर गई हो। सिंघाल की त्योरियां इस वक्त चढ़ी हुई थी और वह फोन पर फोन घुमा रहा था। टैक्सी पर नंबर प्लेट नहीं थी साहब, रघु ने याद करके बताया। तो तुम क्या गूंगे हो गए थे? सूरज ने उसे डांटा। हम चिल्लाए, लेकिन तब तक मैडम उसमें बैठ गई थी। रघु बेचारा कांपती हुई आवाज में बोला, अब बबुआ भोलेनाथ ही उसकी रक्षा करेंगे। राधा काकी मंदिर में नारियल रखने के लिए चली गई। जब भी कोई संकट आता तो उनके पास यही एक अचूक उपाय होता था। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? इंस्पेक्टर सिंघाल रघु से पूछने लगे। साहब, उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना तो लगा, हमको कहाँ दिखे रहे। रघु अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए सोचने लगा। सभी चौंके, मतलब कोई पहचान वाला था? शंकर काका ने आंखें बड़ी कर पूछा। हाँ काका, कोठी में तो नहीं, और होटल में देखे रहे। हाँ, याद आ गया, होटल में देखे रहे। मतलब हमारे होटल का कोई स्टाफ है? सूरज की हैरानी की कोई सीमा न रही। ये सब पिक्चर्स देखो, कहीं इनमें से तो कोई नहीं है। प्रभात अपना फोन निकालकर एक एक कर सभी स्टाफ की फोटो उसे दिखाने लगा। एक फोटो को देखकर रघु सोच में डूब गया। कुछ कुछ इसके जैसा ही था,
है कि नहीं भैया? उसने पुलिस के गार्ड से पूछा। उसने भी देखकर पहचान की। रवि गद्दारी के साथ नीचता पर भी उतर आया है कमीना। सूरज के क्रोध की सीमा न रही। हमसे बदला लेने के लिए क्या रास्ता चुना है? कायर कहीं का, लड़की को हथियार बना रहा है। उसे तो अब सीधे नरक में भेजूंगा। सिंघाल के खून में उबाल आ गया था और वह आगे की कार्रवाई के लिए वहां से निकल गया। भानु कहाँ है? जरा पता करो। सूरज ने प्रभात को काम पर लगा दिया और एक बार फिर हॉस्पिटल गया, जहां चंदर की सर्जरी हो रही थी। इधर रवि और रॉकी निशा को लिए उड़े जा रहे थे। चंदर की टेंशन में निशा को इतना भी होश नहीं था कि रवि के बगल में एक और शख्स बैठा है। ये तो हॉस्पिटल जाने का रूट नहीं है। निशा ने सुनसान सड़क पर टैक्सी मुड़ते देख कहा। रवि के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। मंजिल बदल गई है राजकुमारी जी। अब ये रास्ता सीधे नर्क जाता है। रवि का इतना कहना ही था कि निशा की आंखों के आगे मानो अंधेरा सा छा गया। रॉकी, रवि ने इशारा किया। स्टॉप स्टॉप, हेल्प। निशा टैक्सी का दरवाजा खोलने को हुई, मगर वह लॉक थी। रॉकी ने झपट कर उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डाल दिया। कुछ ही सेकंड्स में वह अपनी होश खो बैठी और टैक्सी की पिछली सीट पर ढेर हो गई। प्रशांत सूरज और पाखी पर हुए हमले की खबर पाकर मसूरी आ पहुंचा था। वह अब प्रताप कोठी में मौजूद था। सूरज सर्जरी समाप्त करने के बाद कोठी वापस आया तो प्रशांत को वहां देखकर उसे काफी राहत मिली। चंदर को कुछ घंटे में होश आ जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसने उदासी भरे स्वर में कहा। ये तो अच्छी बात है जवाई बाबू। प्रशांत ने उसे धीरज बंधाया। पर सूरज बहुत विचलित था। लेकिन जब वह निशा के बारे में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? तुम अच्छा काम कर रहे हो सूरज, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ऐसे में तुम्हारा इस मामले में पड़ना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्रशांत चिंतित स्वर में बोल पड़ा। सूरज ने ठंडी सांस छोड़ी। भैया, चंदर बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उसे भाई कहा है। एक बार रिश्ता बनाकर उससे कन्नी काटना मेरा मिजाज नहीं, सूरज का मिजाज नहीं। पर हाँ, मैं चाहता हूं आप पाखी को अपने साथ देहरादून ले जाएं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना तो। पाखी कमरे में घुसते ही फट पड़ी। उसने सूरज और प्रशांत की बातें सुन ली थीं। मैंने ठीक कहा है। अभी मामला संगीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज भैया के साथ जाओ। देखो, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। जब निशा मिल जाएगी और ये सारे क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, तब मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। सूरज उसे समझाते हुए बोला। तुम मुझे जाने कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तुम तो हमेशा यही कहते आए ना कि हम सुख में और दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। पाखी की आंखों से आंसुओं की प्रबल धारा बहने लगी। भैया, आप इसे लेकर जाइए, मैं बोल रहा हूं ना। सूरज ने प्रशांत से रिक्वेस्ट की। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी सूरज। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे सुख दुख दोनों में बराबर की हिस्सेदार। आज जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति के मेघ छाए हैं तो ये तुम्हें अंधेरे में छोड़कर भाग निकले?
यही इसके संस्कार हैं। प्रशांत नाराज होता हुआ बोला। कुछ पलों तक वहां मौन छाया रहा। फिर सूरज गला खंखार कर बोला, आई एम सॉरी भैया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो और अपनी जगह सही भी हो, पर गुड़िया मेरी बहन है और तुम्हारी परछाई, ये हम दोनों का अभिमान है। प्रशांत ने सूरज के कंधे थपथपाए। मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। पाखी नीमा को पुकारती हुई अपने आंसू पोंछती हुई बाहर चली गई। कुछ पता चला क्या निशा का? प्रशांत ने पाखी के जाते ही सवाल किया। अभी तक तो नहीं भैया, लेकिन इंस्पेक्टर सिंघाल उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। उनके अभी तक के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपराधी उनके पंजे से निकल जाए। सूरज ने विश्वास से कहा। सर, वो पीली टैक्सी मिल गई है, ओल्ड क्राइस्ट चर्च के पीछे, पर लड़की और किडनैपर्स दोनों गायब हैं। फोन पर दयाल सिंघाल को सूचित कर रहा था। सीज करो टैक्सी को और पता लगाओ किसकी है। मैं अभी पहुंचता हूं। सिंघाल तेज स्वर में बोला और जूतों की खटखट करता हुआ जीप के पास आया। चर्च के पीछे वाले कच्चे रास्ते पर उसके पहुंचते ही सब अलर्ट हो गए और कुछ ही मिनटों में पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। सर, ये तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। सिंघाल अपने रौद्र रूप में आ गया था। मेढक कुएं में जा डूब के है, लेकिन मैं भी नाग हूं, नाग। ऐसा डसूंगा कि पानी तक नहीं मांगेंगे। रेडियो पर अनाउंसमेंट किया जाने लगा और आसपास के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगाली जाने लगी। 1 मिनट, यहां रोको, इसे जूम करो। सर, ये देखिए, ये काली वैन, लगता है यही वो बदमाश है। दयाल ने सिंघाल को जो फुटेज दिखाई उसे देखकर सिंघाल चौंका। मलिंगा रोड। चलो दयाल, शिकार पर चलें। उसकी आंखों में चमक आ गई और वे दोनों कदम ताल करते हुए जीप की ओर बढ़े, जहां ड्राइवर उन्हें देखते ही जीप स्टार्ट कर चुका था। मसूरी की मलिंगा रोड पर घने देवदारों के पेड़ों के बीच वह पुराना वीरान मकान और उसके पीछे बरसों से बंद पड़ा लकड़ी का गोदाम काफी रहस्यमय नजर आ रहा था। दोपहर का समय था, लेकिन ऊंचे और घने देवदारों के पेड़ों की वजह से रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी, जिससे वहां एक अजीब सा धुंधलापन और सन्नाटा था। तभी दोपहर की उस खामोशी को चीरती हुई एक वैन वहां आकर रुकी। वैन का दरवाजा खुला और उसमें से रवि और रॉकी बाहर आए। दोपहर के उजाले में भी वे लगातार आसपास नजरें गड़ाए हुए थे ताकि कोई उन्हें देख न ले। गाड़ी के भीतर निशा बेहोश पड़ी थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना उसके लिए आसान तो नहीं होने वाला है। दोनों ने रास्ता साफ देख निशा को खींचकर वैन से बाहर किया और उठाकर तेजी दिखाते हुए गोदाम की तरफ बढ़े। वे उसे लकड़ी के उस पुराने धूल से सने गोदाम के भीतर ले गए, जहां चारों ओर सूखे लकड़ी के ऊंचे ऊंचे गट्ठर रखे हुए थे। उसी गोदाम के एक कोने में नीचे की ओर जाता एक गुप्त तहखाना था। रवि ने तेजी से तहखाने का वह भारी और जंग लगा दरवाजा खोला।
रॉकी ने निशा को उठाकर उस अंधेरे और सीलन भरे तहखाने में ले जाकर फर्श पर डाल दिया। अब निशा दोपहर के उजाले से दूर उस जमीन के नीचे बने तहखाने में पूरी तरह कैद हो चुकी थी और ऊपर से गोदाम का वह भारी दरवाज़ा बंद कर दिया गया। पार्टनर, अपना जैकी तो बड़ा काम का बंदा निकला, क्या जगह सेट की है? रॉकी ने गोदाम को हर ओर से देखते हुए कहा, जा जरा वैन ठिकाने पर लगा। रवि ने आदेश दिया। हाँ हाँ पार्टनर, अच्छा याद दिलाया, अभी जाता हूँ। कहता हुआ रॉकी वैन को मकान के गैरेज में रखने के लिए चला गया। जब वह लौटा तो उसके पास कुछ खाने का सामान और सिगरेट के पैकेट्स थे। रवि ने क्लासिक माइल्स की एक डिब्बी ली और सिगरेट सुलगाकर बड़े इत्मीनान से गहरा कश खींचा। धुएं के छल्लों में वह अपनी आने वाली अमीरी देख रहा था। चल, चीफ को फोन लगा। कहते हुए उसने अपने हाथ पर सीधे करते हुए अपना हुलिया सामान्य किया। जैकपॉट पार्टनर, रिमेंबर। रॉकी विजयी मुस्कान देते हुए बोला, निशा का अपहरण इतनी आसानी से हो जाएगा यह तो उसने नहीं सोचा था। महा जैकपॉट। Chief, Ravi is on the line. एक आदमी फोन लेकर हडसन की ओर बढ़ा। इस समय हडसन मार्था की रॉयल विला में मौजूद था और कैसीनो और रेस्टोरेंट के विषय में उससे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा था। मार्था ने रवि का नाम सुनकर हडसन की तरफ कौतूहल से देखा, जैसे उसे यकीन नहीं हुआ हो। यस रवि, क्या प्रोग्रेस है? हडसन ने कॉल पर पूछा। बुलबुल पिंजरे में आ गई है, दाना खाकर सोई है बेचारी। रवि ने बनावटी बेचारगी दिखाई। एक्सीलेंट वर्क रवि, आई मस्ट से यू आर अ जीनियस। हडसन ने उसकी तारीफ की। अब उसे सेफली डिलीवर करो। वह आगे बोला, अब डिलीवरी हम नहीं, आप करेंगे बॉब। रवि ने सिगरेट का धुआं फोन के स्पीकर के पास छोड़ा। What do you mean? हडसन गरजा। मेरा आदमी आपके पास आएगा और आप उसे देंगे 50 लाख चकाचक। अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बुलबुल पिंजरे में ही खल्लास। रवि फिर से एक खूंखार हंसी हंसा। Bastard! हडसन गुस्से में चीखा। बाय द वे बॉब, कभी ये बास्टर्ड आपका होने वाला ब्रदर इन लॉ था। लगता है ये बात आपकी मेमोरी से इरेज हो गई है। अगर आप चाहें तो ये काम अब भी हो सकता है। और फिर ये भी तो सोचिए, आपकी पूरी गैंग में मुझसे ज्यादा जीनियस और है कौन? रवि चाल खेल रहा था। हडसन ने अपनी आवाज को काबू में किया और टूटी फूटी हिंदी में बोला, आई नो रवि, तुम खुद को प्रूव किया है। हम तुमको तुम्हारा काम का रिवॉर्ड देगा, जरूर देगा।
हडसन के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान उभरी, जैसे उसके दिमाग में रवि को ठिकाने लगाने का कोई प्लान चल रहा था। फाइन बॉब, देन कन्विंस मार्था। और हाँ, आपकी गैंग में मेरी हैसियत सबसे ऊंची होनी चाहिए। मेरा आदमी ठीक 9 बजे आएगा, द रॉयल कैसीनो। रवि ने शातिराना हंसी हंसते हुए कहा। फाइन रवि। हडसन ने शांति से जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। Are you still in contact with रवि? मार्था हडसन को गौर से देख रही थी। That's none of your business. हडसन ने बिना उसकी ओर देखे 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। मार्था को अपने कानों पर जैसे यकीन नहीं हुआ। अपने ब्रदर का यह रूखापन उसे चुभ गया। बॉब, sometimes I feel you are not my bro, but an enemy. अपनी बात को बिगड़ते देख हडसन ने अपने क्रोध पर काबू पाया और कड़क लहजे को थोड़ा सा नर्म करते हुए बोल उठा। I'm sorry. I am upset. मार्था की पारखी निगाहों ने उसे ऊपर से नीचे तक तौला, जैसे उसकी सफाई पर उसे जरा भी संतोष नहीं हुआ हो। By the way, where is Nick? अचानक वातावरण का तनाव बदलने के लिए हडसन ने अपने भांजे के बारे में पूछा। Nick, he has gone for swimming. मार्था ने उत्तर दिया। इस समय उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। But Shori is here. उसने शौरी को बाहर देख लिया था। निकोलस इज विथ हिम। मार्था मुस्कुराई। उसकी आंखों में निकोलस के लिए भरोसा देख हडसन बेचैन हो उठा। उसकी भ्रुकुटियां तन गई। Is that painter only a friend? हडसन बोला तो अपने भाई से यह बात सुन मार्था से भी चुप न रहा गया और उसने वह कह दिया जो हडसन सुनना नहीं चाहता था। Not exactly, Bob. He can be a good hubby. उसकी यह बात सुन हडसन झटके से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला। But not for you. Think about it. But I have already decided to marry him. मार्था के इन शब्दों ने हडसन के होश उड़ा दिए। उसे यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। हडसन ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए अपनी बहन को घूर कर देखा। अगर मैं मना करूं तब भी? उसने अपनी आवाज जरा नीचे रखते हुए क्रोध में कहा। Don't forget, Bob, you are not my real brother. मार्था ने जो कहा वह हडसन के लिए बिजली गिरने से कम नहीं था। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह तिलमिला उठा। ओह, तो तुमको याद आ गया? ये सब उस पेंटर ने ही सिखाया पढ़ाया है ना? हडसन की आंखों में असुरक्षा के मेघ घिर आए थे और उसकी आवाज में तलखी उभर आई। मार्था ने भी उसकी बात सुन अपनी त्योरियां चढ़ाई और स्पष्ट शब्दों में पलटवार किया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बॉब, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। So don't blame him. उसने भी पलट कर जवाब दिया। And I know very well कि तुम क्यों नहीं चाहता कि मैं उससे मैरिज करूं। हडसन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह दहाड़ा। What? What did you say? मार्था ने भी हार नहीं मानी और उसके चेहरे पर सच दे मारा।
बिकॉज यू डोंट वांट कि डैडी का विल में और भी कोई शेयर होल्डर हो। नॉनसेंस! हडसन एक बार फिर शेर की तरह गरजा और फिर क्रोध में पैर पटकता हुआ अपना फोन उठाकर तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। जब वह झुलसा देने वाले गुस्से के साथ बाहर आया तो मैथ्यू और उसका एक और साथी मुस्तैदी से उसका इंतजार कर रहे थे। हडसन की आंखों में लहू उतरा हुआ था। वह बिना एक शब्द बोले सीधे पूल एरिया की तरफ बढ़ गया, जहां निकोलस और उसका भांजा निक पानी में मस्ती कर रहे थे। मार्था बैल्कनी में खड़ी दोनों को प्यार से निहार रही थी और निक को पानी से बाहर आने के लिए कह रही थी, निक कम आउट। मैथ्यू, नॉक ऑफ दिस फेला। हडसन ने यह दृश्य देख विदेशी भाषा में मैथ्यू से कुछ कहा। मैथ्यू ने हामी में सिर हिलाया और फिर सब वहां से निकल गाड़ी में आ बैठे। निशा को होश आ चुका था और इस समय वह खुरदरे फर्श पर पड़ी अपनी बंधन खोलने के लिए तड़प रही थी। जिस जगह वह थी वहां दिन का उजाला भी प्रवेश करने में असमर्थ था। रात दबे पांव आकर अपना साम्राज्य विस्तार करने में जुट गई थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और हाथ पैर भी रस्सियों से कसे हुए थे। उसकी नाजुक त्वचा पर रस्सियों की चुभन उसे अब असहनीय हो रही थी। वह अंधेरे में देखने की भरसक चेष्टा कर रही थी, पर न कुछ दिखाई दे रहा था न सुनाई। वह चीख भी नहीं पा रही थी। अपनी इस दशा पर उसकी रुलाई फूट पड़ी। डैड ने मुझे किस नर्क में छोड़ दिया है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी डैड, नहीं थी। वह मन ही मन चित्कार कर उठी। अब तक तो चंदर की भी सर्जरी हो गई होगी और वह होश में आकर मुझे ढूंढ रहा होगा। न जाने कितने ही कयास लगाने लगी वह। दर्द जब असहनीय हो चला तो उसने पूरी ताकत लगा पैरों को झटका दिया। रस्सियाँ थोड़ी ढीली पड़ी तो उसे उम्मीद बंधी। वह और जोर लगाने लगी। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब रस्सियाँ नहीं खुली तो वह थक कर निढाल हो गई। एकाएक उसे पाखी और राधा काकी की बात याद आई। महादेव, वह बुदबुदाई और उसने पलकें मींच ली। इंस्पेक्टर सिंघाल पुलिस स्टेशन में एक जरूरी काम में व्यस्त था। तभी दयाल उसके पास आया। सर, उस पीली टैक्सी की कुंडली निकाल ली है मैंने। वो रेंटेड है और ओनर ने किराए पर दी थी। सिंघाल ने फाइलों पर से नजर उठाई और दयाल की तरफ देखा। मेढक खूब फुदकना जानते हैं। खैर, मगरमच्छ की क्या खबर है? दयाल, जो मगरमच्छ यानी कुलभूषण ओबराय की हरकतों पर नजर बनाए हुए था, उसके बारे में बात करता हुआ बोला। मगरमच्छ पर हमारी पूरी नजर है, पर मन लायक भोजन नहीं मिला उसे अभी तक। सिंघाल को सुनकर निराशा हुई। लगता है कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसे भी डबल क्रॉस किया है। बहरहाल, आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है दयाल, क्योंकि जो होगा आज रात ही होगा। उसने अपने अनुभव के आधार पर कहा। इतने वर्षों में वह मुजरिमों की रग रग से वाकिफ हो चुका था। वह जीप में आकर बैठा और दयाल के साथ राउंड पर निकल गया। सर, मेढकों को भूख तो लगी होगी। दयाल सिंघाल की ही भाषा में बोला।
और डिनर के लिए उन्हें कुएं से बाहर आना ही होगा। सिंघाल ने कोड वर्ड में कहा। छोटा मेंढक सचमुच ही कुएं से बाहर आ चुका था, मगर बंदूक से लैस। काली वैन पर नकली नंबर प्लेट चढ़ा घनी आबादी से होता हुआ वह रॉयल कैसीनो की तरफ बढ़ चला, इस बात से अनजान कि गाड़ी पुलिस की नज़र में आ चुकी है। ओवरटेक करे सर। ड्राइवर ने अनुमति मांगी। अभी नहीं, ये तो छोटा मेढक है, कुएं तक तो हमें यही ले जाएगा। सिंघाल ने मूंगफली के दाने मुंह में डालते हुए कहा। मान गए सर, क्या बात कही है आपने। इतना दिमाग लाते कहाँ से है। ड्राइवर उसकी तारीफ करते हुए बोला। ये देखो मूंगफली, ये है इस दिमाग का राज, समझे। और वैसे भी बड़े बड़े चिलगोजों तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी मूंगफलियां छीलनी ही पड़ती है। सिंघाल ने फूंक मारकर छिलका वैन की तरफ उड़ाया और नजरें वैन पर गड़ा दी। वैन रॉयल कैसीनो के सामने से होती हुई एक गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ चली। जीप हाइड करो, सिंघाल ने ऑर्डर दिया। रॉकी वैन को पिछले दरवाजे पर खड़ा कर रवि के बताए रास्ते पर बढ़ गया। He has arrived. वॉल्टर ने आकर इंफॉर्मेशन दी। वॉल्टर, स्टार्ट। हडसन ने सिग्नल दिया। रॉकी डरते सहमते हडसन के पास आ तो पहुंचा था, मगर उसकी घिघी बंधी हुई थी। मैथ्यू ने उसे बंदूक के निशाने पर ले लिया तो उसने भी पिस्तौल दिखाई। मैथ्यू, गन डाउन। हडसन ने आदेश दिया। रॉकी भी पिस्तौल रखकर अदब से खड़ा हो गया। हडसन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। चीफ, माल। वह सहमा हुआ सा बोला। Where is the trump card? हडसन ने सवाल किया। वो पार्टनर बोला माल मिलने के बाद। रॉकी ने हिचकिचाते हुए रवि का संदेश दिया। हडसन ने वॉल्टर को संकेत किया। वह एक सूटकेस लेकर आया। रॉकी ने जल्दी जल्दी उसे खोला और नोटों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। थैंक यू चीफ। वह सूटकेस लेकर काली वैन में आ बैठा, मगर इस बात से अनजान कि उसके पहले कोई वैन के भीतर घुसकर अपना काम कर चुका है। उसने खुशी से आंखें चमकाई और सूटकेस को देखते हुए वैन स्टार्ट की। सिंघाल ने वैन का पीछा करने का आदेश दिया। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ियां इतनी थी कि रॉकी को अपना पीछा किए जाने का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, और न ही सिंघाल को कि एक और वैन उनके पीछे लगी हुई है। रॉकी अपने प्लान की सफलता पर खुश होता हुआ और रुपयों के नशे में झूमता हुआ वैन से उतरा और रुपयों से भरा सूटकेस लेकर उसी ठिकाने पर आया जहां निशा कैद थी और उसका पार्टनर रवि उसका इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर सिंघाल और दयाल आसपास छिपे रॉकी की हरकतों पर नजर बनाए हुए थे। कोई नेक इरादों से अपना फर्ज पूरा करने में जी जान से लगा हुआ था, तो कोई बदनीयती से लोहे का भारी दरवाज़ा खोल गोदाम के तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था।
टॉर्च की रोशनी जैसे ही निशा पर पड़ी वह सिहर उठी। कौन कौन है? वह चिल्लाना चाहती थी पर उसके मुंह पर कपड़ा इतना कस कर लपेटा गया था कि वह गूं गूं के अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। भारी बूटों की आवाज़ें और नज़दीक आने लगी। उसे अभी भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। टॉर्च की रोशनी दूसरी ओर पड़ी तो उसने देखा लकड़ियों के ऊंचे ढेर लगे हुए हैं। ठंडे फर्श पर उसकी देह जैसे जम सी गई थी। जो राजकुमारी मखमल के मुलायम बिस्तर पर बचपन से लेकर जवानी तक सोती आई थी, वह आज किसी कचरे के ढेर सी खुरदरे गंदे फर्श पर पड़ी हुई थी। पुरुष देह की गंध जब उसके नथनों में पड़ी तो वह मारी भय के सिहर उठी और अपने हाथ पैर मारने लगी। वह काली आकृति जैसे किसी पिशाच सी उसकी समूची देह को नोच खसोट लेने को व्यग्र हो रही थी। निशा तड़प रही थी। उसकी आत्मा रो पड़ी। एक मजबूत हाथ ने तभी उसके मुंह पर बंधी पट्टी हटा दी। वह जोर से चीखी, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वहां उसके सुनने वाला कौन था? दो लंबे हाथों ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। वह फर्श पर घिसटने लगी। एकाएक उसका सिर किसी भारी चीज से टकराया और तभी बाहर एक भयानक विस्फोट हुआ। बाप रे बाप, इतना तेज धमाका! अब इस धमाके से कौन बचेगा और कौन बोलेगा टै, ये तो हम जानेंगे अगले भाग में। मेरे तो कान फट गए इस धमाके को सुनकर, पर आपके तो नहीं फटे ना। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। उपन्यास को लाइक करके शेयर कर दीजिए हाथों हाथ। कमेंट बॉक्स में बताइए अपने दिल का हाल। वैसे अवध नारायण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, कामयाब तो हो गई है रवि की चाल। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए फिर से इसी चैनल पर आइए। अरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाइए। और हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट के नाम भी जानते जाइए। वो है मुकेश देसाई, सत्यम वर्मा, कुशवंत साहू, अभय गोयल और मैं आप सभी का ओमवीर नावरिया। फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।